नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभ और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर चल रहा था इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा इसमें पहला चैप्टर चल रहा था ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने क्रोन रूल पढ़ लिया था, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया था, क्रोन रूल पढ़ लिया था, इंडियन काउंसिल एक्ट पूरा पढ़ लिया था हमने, साइमन कमीशन पढ़ लिया था और हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चल रहा था, जिसमें मैंने सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में पढ़ाया था। और आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं शुभम, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दोस्तों ये सेकंड माइलस्टोन माना जाता है टुवर्ड गवर्नमेंट ऑफ एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए इंडिया में। इसको सेकंड माइलस्टोन माना जाता है। दोस्तों, ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट था, जिसमें 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल में बटा हुआ था। और चलिए दोस्तों, इसकी फीचर्स देखते हैं कि फीचर इसके क्या क्या थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। ठीक है, तो चलिए इसके फीचर्स देखते हैं अब। दोस्तों, इसका पहला फीचर था प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। इन्होंने बोला कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन होना चाहिए जो एक किसी इंडिया को एक बांध के रखे। ठीक है, इसलिए ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन हुआ, कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट एज ए स्टेट यूनिट। दोस्तों, उसके बाद इसने प्रोविंसेस को और प्रिंसली स्टेट को एक यूनिट के तौर में माना गया और एक फेडरेशन तैयार किया गया, और उन्होंने पावर्स को डिवाइड कर दिया था सेंटर और उनके यूनिट्स में। पावर कैसे डिवाइड हुआ था दोस्तों? पहला था फेडरल लिस्ट, जो सेंटर के लिए था, जिसमें 59 आइटम थे। 59 आइटम कहने से मेरा मतलब ये है कि अब जो फेडरल लिस्ट थे उसमें जो 59 आइटम थे, उस पर सेंटर कोई भी लॉ बना सकती है, उस पर पूरा हक सेंटर का था, सेंटर उस पर कुछ भी कर सकती है। और उसके बाद उन्होंने बात प्रोविंशियल लिस्ट, जो प्रोविंसेस के पास थे, और वो थे 54 आइटम। मतलब जो प्रोविंस थे वहाँ जो जो भी उसके यूनिट्स थे, वो 54 आइटम पे वो एक्सक्लूसिवली उन पे उनको राइट था कि उस पर कुछ ही बना सकते, उनको कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। और जो कंकरेंट लिस्ट था, लेकिन मतलब जो बचा कुचा, जो कॉन्करेंट लिस्ट था, कॉन्करेंट लिस्ट में बचा कुचा नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है जिसपे दोनों बना सकते थे। वो 36 आइटम, मतलब उसमें सेंटर भी बना सकता है और उसमें प्रोविंसेस भी बना सकते हैं। और जो रेसिडुअरी पावर थी, यानी बची कुची पावर थी, वो वाइसरॉय को दे दी गई थी। ठीक है, द फेडरेशन नेवर कम एज द प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट। दोस्तों, ये फेडरेशन कभी फोर्स में आया नहीं, ये कभी लागू हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने इसको ज्वाइन करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया था। जो डायरेक्टरी थी, जो दोस्तों आप ये बताओ मुझे कि जो डायरेक्टरी थी वो कौन से एक्ट में है, कौन से एक्ट का फीचर है ये डायरेक्टरी? ठीक है, जो डायरेक्टरी थी उसको एबॉलिश कर दिया गया, उसको बिल्कुल हटा दिया गया, और एक प्रोविंसेस को वो ऑटोनॉमी दे दी गई। डायरेक्टरी को हटा दिया गया और प्रोविंसेस को एक अपनी ऑटोनॉमी दे दी गई कि यहाँ आप अपना आप कोई भी रूल बना सकते हो। ठीक है, इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, दैट इज द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। दोस्तों, जो भी प्रोविंसेस थे उसमें गवर्नर, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उसमें बनाई गई, जहाँ पे गवर्नर जो किसके एड और एडवाइस पे चलते थे, मिनिस्टर जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उन पे वो गवर्नर उस पर काम करते थे। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई गई प्रोविंसेस में, और ये केम इनटू इफेक्ट इन 1937 एंड डिसकंटिन्यूड इन 1939। दोस्तों, ये 1937 में तो आया था, लेकिन वो फिर से डिसकंटिन्यू हो गया 1939 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दोस्तों, प्रोवाइड फॉर द एडॉप्शन ऑफ द डायरेक्टरी एट द सेंटर। दोस्तों, डायरेक्टरी फिर से उसमें अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, चलो मैं फिर से बता देता हूँ। दोस्तों, डायरेक्टरी का मतलब होता है द डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस का डुअल स्कीम, इसको हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं, जो सेंटर में फिर से अडॉप्ट कर दिया गया था। उसका दोस्तों क्या हुआ, फेडरल सब्जेक्ट को फिर से दो फर्दर डिवाइडेड इनटू फिर से उसको दो बार बांट दिया गया, जिसको रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा जो था वो ट्रांसफर सब्जेक्ट। ठीक है, और हालांकि ये दोनों ऑपरेशन में आया ही नहीं कभी। ठीक है, इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, हाउ मेनी रिस्ट्रिक्शन वेयर प्लेस देम ऑन। दोस्तों, 11 में से टोटल 11 प्रोविंस थे उस टाइम। ठीक है, 11 प्रोविंस में से 6 प्रोविंस को बाइकैमरलिज्म बना दिया गया। मतलब वहाँ डुअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट चलती थी, जहाँ पे जैसे राज्यसभा, जैसे अपना इसमें होता है ना, अपने स्टेट में जो होता है स्टेट लेजिस्लेचर और काउंसिल, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइकैमरलिज्म। तो वो इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंसेस में, जिसमें 6 थे।
एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल कम्युनल, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो थे उनको एक्सटेंड कर दिया गया, रिप्रेजेंट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब क्या हो गया, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया डिप्रेस्ड क्लास। दोस्तों डिप्रेस्ड क्लास आपको समझ में आ गया ना, जो माइनॉरिटीज़ होते थे, जो वुमेन्स होते थे, जो लेबर क्लास होते थे, उनके लिए ये प्रिंसिपल एक्सटेंड कर दिया गया था। अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, जो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट था उसको एबॉलिश कर दिया गया था, जो किसके थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज, जो भी वोटिंग की सिस्टम थी उसको एक्सटेंड कर दी गई, ठीक है। और दोस्तों इसी एक्ट के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस लिए बना था, कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, जो भी कंट्री की जो क्रेडिट है और करेंसी है उसको कंट्रोल करने के लिए। और दोस्तों इसी में इंट्रोड्यूस किया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। इसमें इन तीनों का गठन किया गया था, इन तीनों का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट वाज सेट अप इन 1935, जो कि होता था सुप्रीम। तो दोस्तों इसमें फेडरल कोर्ट का गठन किया गया था। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। अब आगे अपना आता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। अब दोस्तों वो एक्ट आया जिसके लिए पूरे इंडियंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब इंडिया में ब्रिटिश जो रूल है वो खत्म होगा और जितने ये पावर्स है वो इंडियंस के हाथ में चले जाएंगे। जो इंडियंस थे वही इंडिया पे रूल करेंगे, वही इंडिया को संभालेंगे, कोई बाहर का इंसान आके नहीं संभालेगा। तो दोस्तों उसके बाद आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। दोस्तों फरवरी 20, यहाँ पे एन नहीं होगा, फरवरी 20, 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले declared that the British rule in India will ended by June 30, 1948। दोस्तों इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश रूल थी इंडिया में वो 30 जून 1948 को ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जितने भी पावर्स हैं वो इंडियन रिस्पॉन्सिबल हैंड में वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 3 जून 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया कैन नॉट अप्लाई दोज पार्ट। मतलब 3 जून 1947 को ये डिक्लेयर किया गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे, ठीक है, वो उन हिस्सों में नहीं लागू होंगे जो नहीं चाहते हैं। जैसे मान लो कि उस टाइम इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, ठीक है, जैसे पंजाब हो गया अपना, पंजाब नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो, तो वहाँ पे वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे, वहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। और उसी दिन 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन पुट फोर्थ अ पार्टीशन प्लान नोन एज माउंटबेटन प्लान। दोस्तों इसी टाइम हुआ जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, जिसको माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। जो आपको याद है ना, इंडिया को 2 पार्ट में बांट दिया गया था, जो था पाकिस्तान और इंडिया। इंडिया को 2 पार्ट में बांट दिया गया था, तो उसको माउंटबेटन प्लान बोला जाता था, ठीक है। और ये प्लान जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई थी कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि उस टाइम दोस्तों बहुत पॉलिटिकल टेंशन हो गई थी। मुस्लिम लीग जो थे वो अड़ गए थे कि हमें एक नया अपना देश चाहिए जहाँ का हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, तो ठीक है। तो उस टाइम ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली गई थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में वो 15 अगस्त 1947 इस दिन ब्रिटिश रूल अपना पूरी तरीके से ख़त्म हो गया इंडिया में, ठीक है, जिससे हम जो इंडिपेंडेंस डे के नाम से भी जाना जाता है 15 अगस्त 1947। और जो उसको इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट। दोस्तों सॉवरेन का मतलब को पता है ना, सॉवरेन का मतलब ये होता है जैसे इंडिया में कोई भी रूल बन रहा है, ठीक है, इंडिया में जो रूल बन रहा है उसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं होगी। जैसे ब्रिटिश थे, अब मान लो ब्रिटिश आके बोले कि हाँ चलो ऐसा करो, ठीक है, वो वैसा नहीं कर सकते, वो फुल्ली इंडिपेंडेंट और सॉवरेन बॉडी बना दी गई थी, ठीक है। प्रोवाइड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और दोस्तों इसी में क्या हुआ था, पार्टीशन हो गया था इंडिया का और 2 नए डोमिनियन बना दिए गए थे जो इंडिया और पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। और जो वाइसरॉय की जो ऑफिस थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दी गई, उसको बिल्कुल एबॉलिश कर दिया गया। एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ 2 डोमेन टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशन। और जो नए डोमिनियन बने थे, नए जो इंडिया और पाकिस्तान ये तो जो बने थे, उनको बोला गया कि आप एक जो भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आप अडॉप्ट कीजिए अपने रिस्पेक्टिव नेशन, आपके जो भी नेशन है वहाँ से उसमें आपको जो भी सूटेबल लगता है वो एक नई कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाए जो आपके देश को चलाएगा। एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ
dominions to legislate for their respective territory till the new constitution was drafted। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको एम्पावर किया गया, उनको कहा गया कि अभी तक मतलब कि इससे पहले जो भी चले थे वो चलाएं, जब तक कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता है, नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, तब तक इसी को चलाएं आप। उसके बाद क्या किया है, जो दोस्तों जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे उस ऑफिस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था, और जो भी पावर्स थे वो स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर को दे दिया गया था। मतलब एक डेमोक्रेटिक, कॉमनवेल्थ का मतलब क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट या डेमोक्रेटिक अफेयर उनको दे दी गई थी। ठीक है। प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंटेंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड ट्रीटी रिलेशन विद द ट्राइबल एरिया। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इन्होंने प्रोक्लेम किया जो ब्रिटिश पारामाउंटेंसी थी उनको कि, और उसके बाद दोस्तों इंडियन प्रिंसली स्टेट जो थे उनको पावर दे दी गई, उनको फ्रीडम उनको दे दी गई कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन करें, या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन करें, या फिर इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है। इससे इस बात की उनको फ्रीडम दे दी गई थी। ठीक है। आप इसे विचार करिए, आपको अकेले रहना है या फिर पाकिस्तान के साथ जाना है या फिर इंडिया के साथ जाना है। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान याद है ना, दो डोमिनियन बने थे उस टाइम पार्टीशन के बाद। ठीक है। तो इसमें प्रिंसली स्टेट को जहाँ जाना था वो जा सकते थे। और उसके बाद उसके बाद क्या कहा गया कि जो भी प्रोविंस, जो भी दो डोमिनियन बने थे, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही रूल होगा, जब तक कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए, जब तक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ना फ्रेम हो जाए। हाँ, लेकिन उनको इतनी अथॉरिटी दी गई थी कि उसमें वो कोई भी चेंज कर सकते थे। अगर वो चाहते कि हाँ ये चेंज करना है तो वो कर सकते थे। डिप्राइव ब्रिटिश मोनार्क को हटा दिया गया, उनको जो बिल विटो करने की, जो उनको बिल के जो विटो की पावर थी और रिजर्वेशन सर्टेन बिल की जो थी वो अप फॉर हिज अप्रूवल, जो भी उनकी पावर थी विटो की या फिर किसी भी रिजर्वेशन की बिल थी वो उनको हटा दी गई। गवर्नर जनरल वुड हैव फुल, सॉरी जो दोस्तों यहाँ फुल होगा, ठीक है, यहाँ पे एफ होगा, फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। लेकिन गवर्नर जनरल थे उनके पास ये पावर थी कि वो किसी भी बिल को असेंट यानी किसी बिल को रोक सकते थे मैजेस्टी के नाम पे। जो गवर्नर जनरल थे एंड प्रोविंशियल गवर्नर, उनको नॉमिनल हेड बना दिया गया था। जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के और जो प्रोविंशियल गवर्नर थे जो प्रोविंसेस के, उनको नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट बना गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के ये रक्षक होंगे। ठीक है, उनको ये बना दिया। दोस्तों यही चीज़ अभी फॉलो होता है। जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये क्या है ना कि इनको नॉमिनल हेड बोला जाता है स्टेट का। ठीक है, नॉमिनल और रियल, ये हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। जब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में लोग पढ़ेंगे तो उसमें नॉमिनल हेड, सॉरी पार्लियामेंट में ही हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनल हेड और रियल हेड क्या होता है। ठीक है, दे वेर मेड टू एक्ट और ये जो थे गवर्नर जनरल थे, जो नॉमिनल हेड थे, उनको वो जो काम करते थे वो मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थे उनके एड और एडवाइस पे काम करते थे। ठीक है, डिसकंटिन्यू द अपॉइंटमेंट ऑफ, और दोस्तों यहाँ से कहीं ना कहीं जो सिविल सर्विस थे उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो बाद में कंटिन्यू हो गई थी। लेकिन अब तक जो भी वहाँ सिविल सर्विस में काम कर रहे थे उनको छूट दी गई कि हाँ आप जब तक रिटायर नहीं हो जाए तब तक वैसे काम कर सकते हो। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1946 बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनेट। और दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कि 1946 में जो गठन हुई थी वो इंडिया की पार्लियामेंट बन गई, इंडिया डोमिनेंट की पार्लियामेंट बन गई थी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ एक छोटा सा फिगर है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये देखो, ये अपना पहले पूरा इंडिया था। ठीक है, आप जो भी देख रहे हो, जो भी रंग, जो भी कलर्स है, ये पूरा अपना इंडिया था। लेकिन ये था पार्टीशन के बाद। दोस्तों हुआ क्या था, ये जो थे ये पाकिस्तान बन गए थे, ये बन गए थे एक्चुअली ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, इनको दो बोला जाता था। लेकिन बाद में ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बोला गया 1971 में। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। ये वाला जो स्लेटी रंग से है वो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। ठीक है, दादर एंड नगर हवेली, कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, सिक्किम हो गया, ये सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। और ये देखो दोस्तों, ये माइग्रेशन हुआ था हिंदूज और मुस्लिम्स का। पहले तो पूरा इंडिया एक ही था ना, तो हिंदू मुस्लिम पूरे इंडिया में कहीं भी रहते थे। लेकिन जब पार्टीशन हुआ जो कि एक कम्युनिटी के बेसिस पे हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम जो इंडिया में थे वो पाकिस्तान चले गए और हिंदू जो पाकिस्तान के एरिया में थे वो इंडिया में आ गए थे। ये यहाँ से भी और यहाँ से भी आप देख सकते हो फिगर के थ्रू। ठीक है दोस्तों, इस फिगर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर उस टाइम में पार्टीशन हुआ कैसे था। ठीक है,
तो दोस्तों इसी के साथ अपना चैप्टर 1 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये दोनों अपना कंप्लीट होगा और इसी के साथ अपना चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस है यहाँ तक का, जो भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 यहाँ तक का जो फेज़ है ये दोस्तों बहुत आसान नहीं रहा है। ठीक है, इसमें बहुत लोगों के खून बहे हैं, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तब दोस्तों जाके हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो अपना देश है दोस्तों, इसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए, हमेशा इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसको बनाने में बहुत सारे लोगों के खून बहे हैं, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमें इसलिए इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ अपना जो पहला चैप्टर है हिस्टोरी का बैकग्राउंड, वो अपना हिस्टोरी बैकग्राउंड का जो पहला चैप्टर था वो अपना खत्म हो गया। ठीक है, अब अगले चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों हमारा देश तो आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन उसके बाद जो देश को चलाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आखिर में बना कैसे था आज़ादी के बाद। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों हमारी ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज़ को जो जीसी लियोंग पे है वो भी हमारे इसके साथ साथ चल रही है। तो आप अगर वो देखना चाहते हैं, आप अपनी ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बहुत ही बेसिक से समझना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ एक बार उसको जाके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।